आज हम पेरेंटल बिहेवियर की बात करेंगे और पेरेंटल बिहेवियर के जो कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग डालते हैं उसके ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहला अपन देखते हैं हम्म, कि वो कारक जो उनकी कैपेसिटी होती है पेरेंटल केयर की या पेरेंटल बिहेवियर दर्शाने की, वो कारक कौन से होते हैं जिनकी वजह से उनकी केयर इफेक्टेड होती है। तो हम पहला उसमें फैक्टर्स लेते हैं साइज ऑफ द लिटर ऑफ ब्रूड, यानी कि उनकी जो संतति है उनकी संख्या कितनी है। यदि संख्या अधिक होती है तो हम देखते हैं कि उनका पेरेंटल केयर की कैपेसिटी घट जाती है। तो लैक नामक जो साइंटिस्ट था उसने 1954 में प्रस्ताव दिया कि यदि जो इनको लैक का लॉ के नाम से जानते हैं, और इन्होंने बताया यदि कोई एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अधिक होती है तो वह पेरेंटल केयर कम कर पाता है, और यदि उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है यानी अधिक होगी यदि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो पेरेंटल केयर कम होगा, और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यदि कम होगी तो यानी कि उनका पेरेंटल केयर अधिक होगा। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जब संततियों की संख्या कम होती है तो उनकी देखरेख करना या पेरेंटल केयर करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ज़्यादा समय के लिए किया जाता है। और यदि उनकी ज़्यादा संख्या में यदि कैपेसिटी है उनकी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में उनकी जो संतति बढ़ जाएगी और वहाँ पर पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम लैक का लॉ के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो पैराडाइज फिश है वो 20 से 300 एग देती है, यानी बहुत कम संख्या में देती है। तो वहाँ पर वो पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शाते हैं। पर देखते हैं कि जब 1000 टू 3000 एग देने वाली जो एनाबास फिश होती है वो जो बहुत ज़्यादा देगी तो उनका पेरेंटल केयर की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। हम देखते हैं कि जो एलिफेंट होता है वो कई सालों में जाकर बच्चों को जन्म देता है, अतः वो बहुत कम उनमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, धीमी होती है। तो वह क्या करेगा कि वो अपनी जो भी संतति है उसकी एक हेल्प करेगा, लंबे समय तक वो अपने पास रखेगा, उसकी पूरी पेरेंटल केयर दिखाएगा उसमें। तो मैनेटी भी धीमे जो रिप्रोडक्शन करते हैं और ये अपने बच्चों को पानी में ले जाते हैं, वहाँ तैरना सिखाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पर ले जाकर वो सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास समय होता है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, कम बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह सिखाने में सक्षम होते हैं। तो ग्रिजली भालू है उसमें देखा कि एक या दो बच्चों को जन्म देता है और वो जन्म के समय बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 350 ग्राम, तथा वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ऐसा ही होते हैं। उन्हें लंबे समय तक माँ की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि वो माँ उनके साथ रहती है, उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखती है और वो उनको एक्टिव करती रहती है। तो यानी पूरी की पूरी जो पेरेंटल केयर है वो दिखाती है। यदि दूसरा फैक्टर है इसका कि एज ऑफ स्प्रिंग, यानी उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है उसकी एज क्या है। यदि छोटे बच्चों को अधिक एज के बच्चे की तुलना में अधिक पेरेंटल केयर या देखरेख प्राप्त होती है, होनी चाहिए, ज़रूरत है। वे बीमारियां तथा शिकारियों के चुंगल में आसानी से पड़ जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, अतः इनका जो मसल्स कॉम्बिनेशंस है वो भी ठीक नहीं होता है, वे चोटग्रस्त हो जाते हैं, वे अपने आप भोजन भी नहीं ढूंढ पाते हैं, यानी इन जो एक्टिविटी हैं उनको कर पाने में वो असक्षम होते हैं, इतने ज़्यादा जल्दी वो नहीं कर पाते हैं। तो माता पिता, अब जो तीसरा फैक्टर्स होता है वो है एज ऑफ पेरेंट्स, यानी वो पेरेंट्स कितनी एज के हैं, वो क्या उसको कर पाने में सक्षम हैं। तो कम एज के पेरेंट्स होते हैं वो कम पेरेंटल केयर दर्शाते हैं क्योंकि उनके समय रिप्रोडक्शन करने का लंबा समय उपलब्ध होता है, और वे बचे हुए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है में वो और संतति जो ऑफ स्प्रिंग है उसको
उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अपेक्षाकृत अधिक जो एज के माता पिता हैं वो अधिक पेरेंटल केयर दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन साइकिल शेष होते हैं। तो वो कम आयु के पेरेंट्स को बच्चे पालने का अनुभव भी कम होता है, अपेक्षाकृत अधिक उम्र वाले पेरेंट्स के ही बेहतर देखरेख कर पाते हैं। तो ये इनके जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं वो हैं। तो इसी संदर्भ में अपन ने देखा कि ये जो कारक हैं जो उनके इफेक्ट डालते हैं वो किस तरीके से वहाँ जो अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भोजन खिला पाएंगे और उनकी रक्षा कर पाएंगे। तो अब आता है अपना अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। यानी टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर में कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इनमें अपन पहला टाइप पढ़ेंगे कि माता या पिता में से कोई देखरेख नहीं करता, नाइदर पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन केयर ऑफ यंग। तो स्वेरता यानी जहाँ पर पेरेंट्स का जोड़ा स्थायी नहीं होता है वहाँ कोई पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है। यानी मेल और फीमेल दोनों आपस में साथ रहते हैं लंबे समय तक, तो वहाँ उतनी ही पेरेंटल केयर दर्शाएगा, उतना ही उनका संबंध प्रगाढ़ होगा। तो अपन देखते हैं कि जो अपने रेप्टाइल्स हैं उनमें विशेष रूप देखने को मिलता है कि वो अधिकतर अकेले रहने वाले जो कीट हैं, लगभग 100 ऐसी जो टिलोस्ट फिश होती हैं जिनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कुछ एम्फीबियंस, कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपना पेड़ होता है उसके कोटरों में घोंसला बनाने वाले, जो बतखें हैं, कोयलें हैं, काऊ बर्ड हैं, उनमें कोई भी जो पेरेंटल केयर नहीं दर्शाते हैं। मैमल्स में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ पर वो पेरेंटल केयर नहीं दर्शाते हैं। यानी मैमल्स में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होते हैं और वो पेरेंटल केयर बहुत अच्छी तरह के दर्शाता है। अब आता है बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केयर ऑफ यंग। इनमें मोनोगोमस जो होते हैं, एक विवाही होते हैं, जो जीवों में पेरेंट्स होते हैं दोनों ही वहाँ पर पेरेंटल केयर करते हैं। इस जो कैटेगरी में कोई भी जो कीट है, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं नहीं आता है। कुछ जो स्पीसीज की जो फिश होती हैं जो मुख में अपने बच्चों को रख कर ले जाती हैं, उनकी पेरेंटल केयर कर, जैसे स्किल्ड फिश होती है। अनेक स्पीसीजों में जैसे पक्षी होते हैं, जैसे विलोटेमिगन है, और जो सिंगिंग बर्ड होता है, तिरंगी ब्लैक बर्ड होता है। कुछ एकल जो मोनोगोमस जो प्राइमेट होते हैं जैसे गिब्बन, टैमरिन, मार्मोसेट, इस प्रकार का लक्षण दर्शाते हैं इस कैटेगरी में। यानी वो जीव आते हैं जो मोनोगोमस, जो एक साथ रहते हैं और एक से ही वो अपना जीवन साथी होता है और वो अपने बच्चे की पूरी तरीके से देख रेख करते हैं। तो इस तरह के जो जीव होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बहुत अच्छी तरह पेरेंटल केयर की क्रिया करते हैं।